हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। आपको हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ाया था फ्रांसीसी चुनाव चिन्ह के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आतंक राज। चलो तो आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सन 1793 से सन 1794 के मध्य को क्या कहा जाता है? आतंक राज या आतंक का युद्ध कहा जाता है। इस युग में रोबेस्पियर द्वारा नियंत्रण व दंड की सख्त नीति को अपनाया गया। ये नीति किन के लिए अपनाई जा रही थी? जो राजतंत्र के खिलाफ खड़े हुए लोग थे और वे क्रांतिकारी बन चुके थे। तो वहाँ पर जो शासक हुए, रोबेस्पियर ने क्या किया? क्रांति को रोकने के लिए बहुत सख्त नीति का निर्माण किया। वे मानते थे कि ये लोग गणतंत्र के दुश्मन हैं, जैसे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग व अन्य राजनीतिक दल जो रोबेस्पियर की कार्यशैली से असहमत थे और वे इसके क्या कर रहे थे? इसके खिलाफ आवाज़ उठाए हुए थे। तो उन सभी के लिए रोबेस्पियर ने क्या किया? एक बहुत सख्त नीति अपनाई और उन्हें पकड़कर जेल में भरना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता था और जो भी क्रांतिकारी दोषी मिलता था उससे क्या किया जाता था? उसके सर को कलम कर दिया जाता था, उसके सर को काट दिया जाता था। उसने क्या किया था? एक रोबेस्पियर के यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? गिलोटिन। जिनका नाम गिलोटिन था। तो उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया जिसके द्वारा जो भी दोषी पाया जाता था उसको पकड़कर उसकी गर्दन को काट दिया जाता था। कौन सी मशीन थी वो? गिलोटिन। जिस वैज्ञानिक ने उसका आविष्कार किया था उनका नाम भी गिलोटिन था। तो उन्हीं के नाम पर उस मशीन का नाम रखा गया। उस मशीन का नाम क्या था? गिलोटिन। वो गिलोटिन जो मशीन थी वो कुछ इस टाइप की होती थी। उसमें दो खंभे होते थे और दो खंभों के मध्य जो है नीचे जो है उसमें एक गोल कुंडा लगा हुआ होता था और ऊपर उसमें एक बड़ा सा ब्लेड बोल दें या गंडा सा होता था लगा हुआ, और उसको उसकी गर्दन को रखकर उस कुंडे में ऊपर से उस गंडासे को छोड़ दिया जाता था, जिससे क्या होता था? उसका सर कट दिया जाता था। इसी तरीके से उसने अपना आतंक का राज चलाकर किसानों को मजबूर करना शुरू किया। किसानों के यहाँ जो भी फसल पैदा होती थी वे बाज़ार में बेचने के लिए जाते थे। तो जो सरकार ने कीमत तय की होती थी उसी के आधार पर किसान लोग अपना अनाज, चावल जो भी वो बेच दिया करते थे। तो इससे क्या होता था? किसानों को नुकसान होता था, क्योंकि वे बहुत मेहनत से जो है फसल उगाते थे और उनको सरकार के द्वारा तय की गई मूल्य पर उन्हें अपना सामान बेचना पड़ता था। तो इसी प्रकार रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक जो थे उनके, वे भी उनके खिलाफ हो गए। अंत में वर्ष 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके उसको अगले ही दिन
गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो क्या हुआ, जो रोबेस्पियर थे उनको जो है दोषी ठहराया गया, उनको पकड़कर जो है न्यायालय में ले आया गया और फिर उसको गिलोटिन जो मशीन थी उसमें ही उनको सर रखकर काट दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। रोबेस्पियर के बाद जो है क्या होता है हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। जोकोबिन सरकार की समाप्ति के पश्चात मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। ये सत्ता किसके पास आ गई? जो मध्य वर्ग था उनके पास ये सत्ता आ गई। मध्य वर्ग के लोग हमने बताया था आपको क्या होते थे, पढ़े लिखे होते थे, शिक्षित होते थे, संपन्न होते थे। इसी प्रकार इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रस्ताव किया गया। इन परिषदों द्वारा 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी की नियुक्ति की गई। इस कार्यपालिका को नियुक्त करने का उद्देश्य एक व्यक्ति के केंद्र वाली कार्यपालिका से बचना था। डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता और परिषद उनके बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधिसम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप में राजनीति आंदोलन को भी प्रेरित किया। तो इसी प्रकार क्या हुआ, जैसे वहाँ पर आंदोलन हो रहे थे, इससे सिर्फ फ्रांस ही प्रेरित नहीं हुआ बल्कि जो अन्य जो देश थे, फ्रांस के पड़ोसी देश थे, उनमें भी क्या होने लगा, आंदोलन को बढ़ावा दिया जाने लगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो इसमें हम पढ़ेंगे महिलाओं के बारे में। महिला शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी कि इन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उनकी भागीदारी फ्रांसीसी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तो क्या हुआ, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाएं जो है क्रांतिकारी के रूप में आगे बढ़ रही थी, तो महिलाओं को ये उम्मीद भी नहीं थी कि उनके लिए जो फ्रांसीसी सरकार है वो उनके लिए इतना अच्छा कदम उठा लेगी। जैसे कि तीसरे स्टेज की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए कार्य करती थी। देखिए, तीसरे स्टेज की जो महिलाएं होती थी वे अपने जीवन बिताने के लिए अनेक कार्य करती थी, जैसे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजार से सब्जी लाना बेचना और अन्य घरेलू काम किया करती थी। अधिकांश महिलाओं को पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि वे क्या थी, उन्हें पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिलता था क्योंकि वे जो घर के कामों में व्यस्त रहती थी। केवल एक कुलीन वर्ग ही ऐसा था जिसमें महिलाओं को पढ़ने का मौका मिल जाता था और उसके बाद थोड़ा बहुत ही पढ़ने के बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। अन्य महिलाएं अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कार्य करती थी। आपको पता ही है बच्चों के पालन पोषण के लिए क्या कार्य किए जाते हैं, खाना बनाना और अन्य घरेलू काम किया करती थी। इसी प्रकार वर्ष 1971 के संविधान में महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली
के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों को प्राप्त करने की मांग रखी। देखिए 1971 में क्या होता था कि संविधान जो बना 1791 में, तो क्या हुआ, महिलाओं को मताधिकार का उनको अधिकार नहीं दिया गया तथा असेंबली में राजनीतिक पदों को प्राप्त करने की भी उनको अनुमति नहीं थी। तो इसी के साथ और महिलाओं ने क्या किया, असेंबली में चुने जाने के लिए उन्होंने अपनी मांग रखी सरकार के सामने। उनका ये मानना था, महिलाओं का यह मानना था कि नई जो सरकार बनेगी वो महिलाओं के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेगी। तो धीरे धीरे जब ऐसे ही वक्त गुजरता गया तो क्या होता है, सन 1946 में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। वहाँ पर नई सरकार बनती गई और काफ़ी लंबे समय के बाद वर्ष 1946 में महिलाओं को मत अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ होता है नष्ट करना या जड़ से उखाड़ देना। दास प्रथा का नष्ट कैसे हुआ, दास प्रथा कैसे नष्ट हुई, इसका अंत कैसे हुआ, ये हम इस टॉपिक में जानेंगे। फ्रांस के उपनिवेशों ने दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासक के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। ये जो दास प्रथा का उन्मूलन किया था, दास प्रथा का जो अंत किया था, वो किसने किया था, जैकोबिन शासक ने। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सैन डोमिंगो ने तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुओं की पूर्ति की। ऐसे ही आगे चलकर 17वीं शताब्दी में हुआ। फ्रांसीसी सौदागरों द्वारा बोर्दे या नान्ते बंदरगाह पर वहीं से सरकारी दास खरीदे जाते थे। देखिए जो फ्रांस में 2 बंदरगाह थी, जिसका क्या नाम थे, बोर्दे और नान्ते। बंदरगाह ऐसी थी जहाँ पर विशेष रूप से क्या किया जाता था, जो दास होते थे उनको ख़रीदा जाता था और बेचा जाता था। तो इस काम के लिए ये दोनों बंदरगाह बहुत अधिक फेमस हो गई और इन्होंने बहुत रुपया कमाया। इन्हीं 2 बंदरगाहों से दासों को हथकड़िया में बांधकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों में लाया जाता था। वहाँ पर दासों से उनके मालिक मजदूरी या बागानों में, खेतों में कार्य कराते थे। इसी के साथ 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा की काफ़ी हद तक अपनाया गया। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि किंतु मूलभूत अधिकार उपनिवेश में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा का प्रदान किया जा या नहीं। लेकिन सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून बनाया। कब बनाया वो कानून? वो कानून बना वर्ष 1794 में, जब दासों की
भलाई के लिए एक कानून बना, जो कानून ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला। ये इस कानून सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष के अंतराल में ही नष्ट हो गया। देखिए, जो दासों को इतनी बुरी हालत होती थी, उसके लिए कानून पारित किया गया, जो केवल 10 वर्ष तक ही चला। उसके बाद नेपोलियन ने अपने राज में दास प्रथा का पुनः जन्म हुआ। बाग मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप में दास प्रथा का उन्मूलन वर्ष 1848 में किया गया। देखिए, पूर्ण रूप से देखिए, हमने आपको बताया कि 1794 में जब नई सरकार बनी तो दास प्रथा का क्या हुआ, अंत हुआ, लेकिन वो केवल 10 वर्ष के लिए हुआ। उसके बाद जब फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप में दास प्रथा का उन्मूलन वर्ष 1848 में किया गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। आप जानते हैं कि रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या होता है। रोज़ाना की ज़िंदगी में अपना रोज़ का उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चालना, ये सभी क्या कहलाते हैं, रोज़ाना की ज़िंदगी। वर्ष 1779 के पश्चात फ्रांस के लोगों में ऐसे कई परिवर्तन पाए गए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाए। बस्तिल के ध्वस्त, जो बस्तिल का किला था, उसके ध्वस्त के बाद 1789 की गर्मियों में अस्तित्व में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानून स्थापित किया गया। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री, सांस्कृतिक गतिविधि, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किया जाने लगा। इसके फलस्वरूप फ्रांस की गलियों एवं देहात क्षेत्रों में अखबारों, पर्चों तथा पुस्तकों की बाढ़ आ गई। उनमें फ्रांस की घटना घट रही थी, जो भी घटना घटती थी वे सब जो है वहाँ के अखबारों में, पत्रिकाओं में छपा दिया जाता था। राजनीतिज्ञों एवं कई लोग जाने लगे। उससे जुड़ने का मुख्य तरीका था। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है निष्कर्ष। हमने लेसन पढ़ा है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका सारांश क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि 1789 से 1799 के दशक के फ्रांस में इतिहास में राजनीति और सामाजिक उथल पुथल एवं उन्मूलन आमूल परिवर्तन की अवधि थी। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांतिकारी को आगे बढ़ाया। क्रांति के परिणाम स्वरूप राजा की गद्दी से हटा दिया गया तथा गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई। खूनी संघर्ष का दौर चला तथा नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई। इसी दशक में दशमलव पद्धति का आविष्कार हुआ तथा आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली विकसित की गई। देखिए, इससे पहले क्या होता था फ्रांस में, जो नापतोल की प्रणाली होती थी, इकाई होती थी, वो हर स्टेट में, हर एक बड़े शहर में अलग अलग पद्धति होती थी, जिससे क्या होता था, जो वहाँ के व्यापारी लोग थे उनको नुकसान हो जाया करता था तथा
सामान को लाने ले जाने में भी बहुत परेशानी का सामना वहाँ के व्यापारियों को करना पड़ता था। तो इसी के साथ क्या हुआ, वहाँ की जो नाप तोल की प्रणाली थी उसको भी एक समान कर दिया गया। वर्ष 1815 में वाटरलू में ये पराजित हुआ। तो तथा फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इस कारण वहाँ समानता व्यवस्था का नाश हुआ। इसी प्रकार दासता से मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। देखिए, हमारे यहाँ जो टीपू सुल्तान और राजा मोहन राय हुए हैं, उन्होंने क्या किया, फ्रांस से जो प्रेरणा मिली उसका उदाहरण है हमारे पास टीपू सुल्तान और राजा मोहन राय। इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।